तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 5 लेज़र एप्लीकेशन और फाइबर ऑप्टिक्स से आता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि इस यूनिट का सेक्शन ए है। क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द प्रोपोगेशन मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट। या ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें हमें ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को पहले बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, राइट। तो ये हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में बताना होगा। यू कैन नोट दिस हेडिंग, कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ से ही हमारा इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन डेटा को लाइट सिग्नल के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट करते हैं, राइट। और जिस प्रिंसिपल पर ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस which is used to transmit light signals to long distances by phenomena of total internal reflection of light. So you can note this point about optical fiber. तो ऑप्टिकल फाइबर में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो इसका मेन सेंट्रल कंपोनेंट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि डेंसर होता है, राइट। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हायर होता है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। तो ये जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, इसी में हमारा एक्चुअली लाइट सिग्नल जो है वो फाइबर के अलोंग प्रोपोगेट करता है, राइट। तो इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम को हम कोर कहते हैं, राइट। सो दिस इज कोर। सो कोर इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सो द डेंसर मीडियम यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल अलोंग द फाइबर, राइट। सो कोर जो है ये एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसका काम होता है कि वो लाइट सिग्नल को फाइबर के अलोंग ट्रांसमिट करता है, राइट। इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम की कोटिंग होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। इस क्लैडिंग का काम होता है कि जो भी लाइट रेडिएशन कोर से लीक हो रहा है ये उसको वापस कोर में रिफ्लेक्ट करती है और इस तरह से कोर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करती है। सेकेंड कंपोनेंट इज क्लैडिंग, राइट। तो क्लैडिंग जो है, द रेयर मीडियम टू रिड्यूस रेडिएशन लॉस फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर। ये एक रेयर मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम होता है जिसका काम होता है कि फाइबर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करना। तीसरा मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो है बफर जैकेट, राइट। सो बफर जैकेट आर द थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। बफर जैकेट में लाइट नहीं चलती है, राइट। लाइट हमारी केवल इन्हीं दो कंपोनेंट्स में चलती है, कोर और क्लैडिंग में। तो बफर जैकेट का केवल काम होता है, क्योंकि फाइबर जो है काफी थिन होते हैं और ये ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं, सो दे आर प्रोन टू डैमेज व्हेन वी हैंडल देम इम्प्रॉपरली। सो दे आर प्रोन टू डैमेज, तो इनकी डैमेज होने की संभावना होती है। तो इसलिए हम इनको ऐसे स्ट्रक्चर्स में इंसर्ट रखते हैं जहां से इनको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन मिले, और ये कंपोनेंट जो फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन देते हैं इसको बफर जैकेट कहते हैं। सो बफर जैकेट provide strength and protection to optical fiber. So these are the main components of the optical fiber.
तो जो कोर होता है वो हमेशा डेंसर होता है और जो क्लैडिंग होता है वो रिलेटिवली रेयर होता है, तो इसीलिए कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के कंपैरिजन में हाई होता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, राइट। नाउ बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की प्रिंसिपल की। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। इसमें आप सबसे पहले कोर को दिखाइए, ये सेंट्रल जो हमारा रीजन है, राइट, ये सेंट्रल कंपोनेंट जो ऑप्टिकल फाइबर का है, ये जो है कोर होता है, राइट। तो शो दिस कोर। कोर एक्सिस बना दीजिए, कोर के बिल्कुल सेंटर से गुजरती हुई कोर एक्सिस बना दीजिए। इस कोर के अंदर एक लाइट सिग्नल को दिखा दीजिए जो कि इस कोर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक लाइट सिग्नल को क्लैडिंग के अंदर रिफ्रैक्ट होता हुआ दिखा दीजिए। दिस इज द रिफ्रैक्टेड बीम, राइट, जो क्लैडिंग में जा रही है। तो ये हमारी एक रिफ्रैक्टेड बीम है। तो मान लीजिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सो n1 जो है वो n2 से ग्रेटर होगा, क्योंकि कोर जो है वो डेंसर है और क्लैडिंग जो है वो रेयर है, राइट। सो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें कैसे हो रहा है। तो यू कैन नोट दिस। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा डिस्कस किया था, so right, we have to inform the functioning of this optical fiber, right, in this paragraph. So ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें एक सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसे कोर कहते हैं। इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम में हमारा मेन लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है, राइट। जो इंफॉर्मेशन डेटा हम लाइट सिग्नल के फॉर्म में भेज रहे हैं वो हमारा कोर में प्रोपोगेट करता है। नाउ जब ये लाइट सिग्नल एक इंसिडेंट बीम इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर गिरती है तो इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो कोर में रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हुआ है ये तब होता है जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जिस पर लाइट बीम गिर रही है वो क्रिटिकल एंगल से कम हो, राइट। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो एक पार्ट जो है वो डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो अगर हम देखें कि ये जो क्लैडिंग है ये इस लाइट को वापस कोर में रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। सो दिस क्लैडिंग विल, बिकॉज ये एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम है तो ये वापस लाइट सिग्नल को कोर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो जो है जैसे जैसे ये लाइट बीम इस रेयर क्लैडिंग में प्रोपोगेट करेगी वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली डिके होता जाएगा, डिके होता जाएगा। और यहाँ पर आकर ये वेव जो है कंप्लीटली डेड हो रही है क्योंकि यहाँ तक आकर के क्लैडिंग जो है सारी की सारी लाइट बीम को कोर में वापस रिफ्लेक्ट कर चुका है। तो ये ऊपर जो है इसके एयर होती है, यहाँ पर एयर है, तो ये जो है हमारा क्लैडिंग एयर इंटरफेस है, क्लैडिंग और एयर के बीच की बाउंड्री है ये, राइट। दिस इज क्लैडिंग एयर इंटरफेस। तो जब तक ये लाइट बीम क्लैडिंग एयर इंटरफेस तक पहुंचती है तब तक ये पूरी तरह से डेड हो जाती है क्योंकि इसको क्लैडिंग जो है वापस कोर में रिफ्लेक्ट कर चुका होता है। तो इस तरह से क्लैडिंग का काम है कि जो भी कोर से होने वाला लाइट रेडिएशन लीक हो रहा है ये उस लाइट रेडिएशन को वापस कोर में रिफ्लेक्ट करता है और इस तरह से फाइबर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करता है। सो दिस इज व्हाट इज इन दिस पैराग्राफ। ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास कंपाउंड्स और डोप्ड सिलिका, राइट। ये हमारे ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं दोनों कोर और क्लैडिंग, जिसमें सिलिका की डोपिंग कराई जाती है।
So a transparent denser core of high refractive index N1 is coated with transparent rarer cladding of lower refractive index N2, right? A cladding supports the light wave guide and reduces radiation loss from the fiber. तो इस cladding का यही काम है कि ये जो light wave है उसको ये support करती है और इस तरह से fiber से होने वाले radiation loss को reduce करती है, क्योंकि जो भी radiation core से leak हो रहा है ये उसको वापस core में reflect करेगी। इस तरह से द एसोसिएटेड फील्ड ऑफ रेडिएशन एंटरिंग इनटू द क्लैडिंग डिके टू नेग्लिजिबल वैल्यू। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि ये क्लैडिंग कंटिन्यूअसली उसको रिफ्लेक्ट करती जा रही है, तो ये जो रेडिएशन है ये फाइनली अपनी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल वैल्यू अटेन कर जाएगा और वेव कुछ डिस्टेंस चलकर डेड हो जाएगी और क्लैडिंग एयर इंटरफेस तक नहीं पहुंचेगी, राइट। ना बात करते हैं कि हाउ दिस व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये लाइट बीम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर बना रही है। तो सबसे पहला हमारा केस है when angle of incidence on core cladding interface is less than the critical angle, a light beam is reflected back into the core and other part of the incident beam is refracted into the cladding। तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि जब भी ये लाइट बीम इस कोर एयर इंटरफेस पर एक ऐसे क्रिटिकल एंगल पर, एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिर रही है जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, राइट। सो लेट मी टेक दैट दिस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ये हमारी लाइट बीम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर गिर रही है ये क्रिटिकल एंगल से कम है। तो इस लाइट बीम का एक पार्ट जो है वो डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि मैं नॉर्मल से निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्टेड बीम का ये, राइट। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये भी बढ़ेगा स्नेल लॉ से। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, एक केस ऐसा होगा, तो उस स्थिति में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जाता है, राइट। तो जब ये इंसिडेंस एंगल आई सी के इक्वल होता है तो उस समय ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, राइट। तो 90 होने का मतलब है कि ये हमारा रिफ्रैक्शन का लिमिटिंग केस आ चुका है। रिफ्रैक्शन अभी भी हो रहा है बट अब वो अपनी सीमा पर है। तो उस समय जो ये रिफ्रैक्टेड बीम है वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के अलोंग ट्रेवल करेगी और जो इंसिडेंट बीम का दूसरा पार्ट है वो कोर में रिफ्लेक्ट करेगा इस केस में, राइट। तो यही है इसमें अगला कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑफ इंसिडेंट बीम ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस इंक्रीजेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस एंड व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी देन आर इज इक्वल टू 90। नाउ फर्दर अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर करते हैं, राइट, एक केस ले बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं और ये बढ़कर अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन फिनिश हो जाता है और जो भी लाइट है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट डेंसर कोर में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। जो हमारा ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम है कोर, उसमें टोटल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कोई भी लाइट जो है लाइट बीम अब रेयर क्लैडिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है और इस तरह से ये लाइट बीम टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के प्रोपोगेट करती है अलोंग दी फाइबर। इस केस में मिनिमम पावर लॉस होता है, राइट। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लाइट जो है वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर अपने हिसाब से गिर सकती है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो। अगर ऐसा केस है तो इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तो इस केस में इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा पार्ट जो है वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के अलोंग ये रिफ्रैक्टेड बीम चलेगी। ये हमारा लिमिटिंग केस ऑफ रिफ्रैक्शन है। तीसरा है अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ाते हैं और ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो उस समय कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है और जो भी इंसिडेंट बीम है वो पूरी तरह से कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक होती है, जो कि डेंसर मीडियम है और इस तरह से वो फाइबर के अलोंग प्रोपोगेट करती है।
राइट। तो यही हमने है इसमें कि रिफ्रैक्शन आर जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ से आई के बढ़ने से आर बढ़ेगा। नाउ व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस व्हेन दिस आई इज इक्वल टू आई सी विच इज क्रिटिकल एंगल, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। राइट। तो जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 होता है। द रिफ्रैक्टेड लाइट बीम विल ट्रेवल अलोंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ये हमारा रिफ्रैक्शन का लिमिटिंग केस होता है। उस समय एक बीम जो है वो कोर में रिफ्लेक्ट होती है और इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो कोर में रिफ्लेक्ट होता है और इंसिडेंट बीम का दूसरा पार्ट जो है वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के अलोंग ट्रेवल करता है, राइट, एज ए रिफ्रैक्टेड बीम। अब अगर हम कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं, जब ये इंसिडेंट बीम जो है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर ऐसे एंगल पर गिर रही है जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो उस समय कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और पूरी की पूरी जो लाइट बीम है वो हमारी डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। So this is the case 3 when angle of incidence I is greater than critical angle, light beam will be totally internally reflected back into the core. So you please note this. This is an important question asked in university exams.